अपवाद वेग का व्यंजक। ठीक है, देखो इधर, तो अपवाद वेग का व्यंजक निकालें उसके पहले अपन ने अपवाद वेग की एक परिभाषा पढ़ी है कि जब किसी चालक तार के सिरों पर, वापस रिपीट कर रहा हूँ, कि जब किसी चालक तार के सिरों पर कोई विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण चालक में पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित गति तो नहीं करते, परंतु चालक की लंबाई के अनुदिश अल्प परिमाण के एक औसत वेग से गति करते हैं, जो कि अपवाद वेग के नाम से जाना जाता है। आज अपन उसी अपवाद वेग का व्यंजक निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले अपन को एक चालक लेना पड़ेगा। तो मान लो चित्रानुसार अपने पास एक चालक ए बी है, क्या एक चालक ए बी है, इसका एक सिरा ए है और दूसरा सिरा बी है। इस चालक को अपन ने नीचे से एक बैटरी लगा दी, एक कुंजी लगा दी और विद्युत धारा बहाने के लिए पूरा परिपथ तैयार कर दिया। अरे आर्यन, तुझे तकलीफ रहती है नेटवर्क की? ये इसका प्लस सिरा और ये इसका माइनस सिरा। ठीक है, यहाँ पर ए और बी तुम्हारे पास एक चालक के दो सिरे हैं। क्योंकि तुमने ए को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा है तो ये प्लस की तरह काम करेगा और ये ऋणात्मक से जोड़ा है तो माइनस की तरह, यानी ये उच्च विभव की तरह कार्य करेगा और ये निम्न विभव की तरह कार्य करेगा। अब यहाँ समझने वाली बात है कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि अगर अपन ने बैटरी को जोड़ दिया तो ये सिरा प्लस बन गया माइनस। भैया, जब तक यहाँ कुंजी नहीं लगेगी तब तक इसके प्लस होने का कोई औचित्य नहीं है, और जब तक ये कुंजी लगेगी भी तब तक इसके माइनस होने का कोई औचित्य है नहीं। अर्थात कहने का अर्थ ये कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वे सभी संभव दिशाओं में कौन सी गति करेंगे? अभी यादृच्छिक गति करेंगे। और यादृच्छिक गति से विद्युत धारा बहती है क्या? नहीं बहती, क्योंकि यादृच्छिक गति में वेग जो आता है उसका मान, औसत वेग का मान कितना आता है? 0, और 0 वेग से तो विद्युत धारा बहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर ये मान लें कि अपन इन इलेक्ट्रॉनों का कौन सा वेग लिखते हैं? यादृच्छिक वेग। वो क्या होगा? उन जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सबके वेगों को जोड़ लो किसी क्षण, u1 वेक्टर, दूसरे का क्या हो गया? u2, ऐसे ही बेटा n वेग का क्या हो जाएगा? un वेक्टर। बोलो होगा नहीं होगा? इसका मुझे क्या निकालना है? औसत। क्या निकालना है? क्योंकि जो पहला इलेक्ट्रॉन था उसका वेग u1 मान लो, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो था उसका वेग u2 मान लो, तीसरा इलेक्ट्रॉन था उसका u3, चौथे का u4 और n वेग का क्या होगा? un वेक्टर है। अगर इन सब इलेक्ट्रॉनों के वेग अलग अलग हैं और ये वेग अपन ने यहाँ पर लिख भी दिए, तो अब बिना विभवांतर आरोपित किए इस चालक का कोई अगर अपन से औसत वेग पूछे तो ऐसे ही निकलेगा औसत वेग किसी क्षण के लिए u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस j प्लस un वेक्टर बटा n। ये तब की स्थिति है जब अपन ने बैटरी की कुंजी नहीं लगाई है, परिपथ में कुंजी नहीं लगाई है। उस स्थिति में वेग जो आएगा वो कितना आएगा? इसको जब सबको जोड़ेंगे तो इसका जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी? 0 आएगी। ऐसा क्यों आ भैया? 0 क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि अभी अपन ने कहा था कि जब चालक के सिरों पर कोई विभवांतर आरोपित नहीं करते हैं तो उसमें पाए जाने वाले सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन सभी संभव दिशाओं में यादृच्छिक गति करते हैं। अर्थात वो सभी दिशाओं में गति करते हैं तो उसका जब औसत निकाला जाएगा तो उसका मान भी क्या प्राप्त होगा? 0। यानी इलेक्ट्रॉन शून्य होने का अर्थ ये कतई नहीं है कि इलेक्ट्रॉनों की गति नहीं है। शून्य होने का अर्थ ये है कि अगर मान लो कोई किसी बॉक्स में कोई संख्या रखी है, प्लस की 2 और माइनस की 2, अगर तुमसे कहूँ इसका योग निकालो तो तुम कहोगे सर 0 आया। तो 0 आने का मतलब क्या? इसमें कोई संख्या नहीं है क्या? है, लेकिन जितनी धनात्मक है उतनी ऋणात्मक है, इसलिए योग कितना आया? 0। यहाँ पर औसत वेग 0 आया है, इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते। इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन गतिशील हैं, सबके वेग हैं, लेकिन सबके वेग इस प्रकार है कि कोई पहले के वेग को 5वां निरस्त कर रहा है, कोई दूसरे के वेग को 19वां निरस्त कर रहा है, कोई तीसरे के वेग को 25वां निरस्त कर रहा है, क्योंकि उनकी दिशा जो है वो परस्पर एक दूसरे के विपरीत है। अतः जब इन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग निकाला जाएगा तो वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। बात समझ में आ गई होगी शायद मेरी कि यहाँ पर वेग 0 होने का बिल्कुल ये अर्थ नहीं है कि इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में नहीं है। बिना विभवांतर करे हुए भी इलेक्ट्रॉन सभी संभव दिशाओं में यादृच्छिक गति करते हैं और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एक वेग होता है, लेकिन जब उनका औसत वेग निकाला जाता है तो 0 प्राप्त होता है। इस वेग को ही हम औसत ऊष्मीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे?
औसत ऊष्मीय वेग कहते हैं। तो मेरे अनुसार तुम्हें समझ में आ गया होगा कि बिना विभवांतर लगाए इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य प्राप्त होता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन गतिशील नहीं है। इलेक्ट्रॉन गतिशील हैं, परंतु उनका औसत वेग शून्य है, पहली बात। अब दूसरी बात अपन क्या करते हैं, कुंजी लगा देते हैं। तो जैसे ही कुंजी लगाएंगे तो ये वाला सिरा प्लस है उच्च विभव हो गया, और वाला सिरा माइनस है निम्न विभव हो गया। तो यहाँ पर प्लस से माइनस की ओर अपन ने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे मैं लिख देता हूँ ई वेक्टर। अब ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, चूंकि ये चालक है, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर समान ही उत्पन्न होगा, यानी पूरे के पूरे चालक में एक परिणामी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा ऐसे भी की ओर है। तो क्या कहेंगे कि जब किसी चालक तार के सिरों पर कोई विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर एक परिणामी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो क्यों लगेगा? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि भाई विद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश पर F वेक्टर बराबर Q ई वेक्टर नाम का बल लगता है। बोलो लगता है कि नहीं लगता? F वेक्टर बराबर Q ई वेक्टर नाम का बल लगता है। लेकिन Q बराबर हमारे पास यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जिनका आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक। तो जब मैं ये चीज याद रखूंगा तो मेरे पास बताओ F वेक्टर बराबर क्या निकल के आएगा, माइनस ई वेक्टर। बोलो किसी को तकलीफ है क्या? F वेक्टर बराबर क्या आ गया मेरे पास निकल के, माइनस ई वेक्टर। समझ गए? यानी इससे ये सिद्ध हुआ कि यहाँ पर प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगता है, लेकिन बल की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है। यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या ली थी मैंने, ए से बी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। और जो बल आया इलेक्ट्रॉनों पर उसकी दिशा कहाँ आ रही है, बी से ए की ओर। यानी अभी इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे थे, बी से ए की ओर। इसके कारण ही गए ना, पहले किधर जा रहे थे, सभी संभव दिशाओं में। तो ये बल लग गया। अब एक चीज और सुनो, जब किसी इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा तो बताओ बल लगने के बाद वो त्वरित गति करता है कि नहीं करता? करता है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कौन सी गति करेंगे, त्वरित गति। अगर मान लो इन इलेक्ट्रॉनों पर उत्पन्न त्वरण की वैल्यू कितनी हो, ए, त्वरण को ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान m हो, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, तो बताओ ये एक इलेक्ट्रॉन की गणना कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना था, माइनस ई, तो उस पर बल कितना लगा, F वेक्टर बराबर माइनस ई वेक्टर। तो उसी इलेक्ट्रॉन पर अगर त्वरण a है तो उस पर बल न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, बोलो F बराबर ma वेक्टर लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो लगेगा नहीं लगेगा? तो ये उसी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है और ये भी उसी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है। दोनों को बराबर कर सकता हूँ क्या? तो मैं इसको उठाकर इसको यहाँ रख दूँ तो बताओ ma वेक्टर बराबर माइनस ई वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा? और अगर आएगा तो a वेक्टर बराबर क्या होगा बताओ, माइनस ई वेक्टर अपॉन m। ए वेक्टर बराबर क्या आया, माइनस ई वेक्टर अपॉन m। बोलो आया नहीं आया? समझ में बात आई कि नहीं आई? क्या आया अपने पास, ए वेक्टर बराबर माइनस ई वेक्टर अपॉन m। अभी तक जो किया है मैं उसे फिर रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक चालक तार है, चालक तार के सिरों पर जब मैंने विभवांतर आरोपित नहीं किया तो उसमें पाए जाने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वे सब इलेक्ट्रॉन सभी संभव दिशाओं में यादृच्छिक गति करते हैं, अतः उनका औसत ऊष्मीय वेग का मान कितना आता है, 0 आता है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही चालक तार के सिरों पर विभवांतर आरोपित करता हूँ तो चालक के प्रत्येक बिंदु पर एक परिणामी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा ए से बी की ओर होती है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव करते हैं, जिसका मान F वेक्टर बराबर माइनस ई वेक्टर होता है, जो ये सिद्ध करता है कि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि इस बल के कारण प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर a त्वरण उत्पन्न हो तो F वेक्टर बराबर भी क्या होगा, ma वेक्टर। F वेक्टर बराबर भी क्या होगा, ma वेक्टर। तो हम यहाँ पर ma वेक्टर लिख देंगे तो त्वरण का मान आ गया मेरे पास, क्या आ गया मेरे पास, त्वरण का मान a वेक्टर बराबर माइनस ई वेक्टर अपॉन m। क्या आ जाएगा त्वरण का मान, a वेक्टर बराबर माइनस ई वेक्टर अपॉन m। मामला क्लियर है? ये मेरे पास क्या आ चुका है, त्वरण आ चुका है। ठीक, अब आगे देखते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन का वेग क्या था, अब उसमें त्वरण कितना उत्पन्न हो गया, a1। लेकिन a, अब मुझे ये बताओ ये त्वरण कितने समय तक क्रियाशील रहेगा? इसे एक इलेक्ट्रॉन के रूप में समझे। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन था, इसका वेग कितना था पहले, u1 वेक्टर था। अब यही इलेक्ट्रॉन
जब यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ क्या था, धनायन था, तो उसके पहले तक तो इसका वेग बढ़ा यहाँ से जस्ट यहाँ तक, लेकिन यहाँ धनायन से आके टकरा गया, तो टकराते इसका वेग शून्य होगा कि नहीं होगा। इसका जो त्वरण है ये a, इसका जो त्वरण है a, वो मात्र कितने समय तक क्रियाशील है, ठीक समय तक। समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि पहले वेग u था जो कि यादृच्छिक वेग था, तो विभवांतर लगाने के बाद यादृच्छिक वेग पर एक अन्य वेग और क्या हो जाता है, अध्यारोपित हो जाता है। देखना ध्यान से, पहले एक यादृच्छिक वेग था u, उस पर एक वेग और, एक वेग कौन सा, वेग ही जुड़ेगा। अब इसको मैं विडेश कह देता हूँ। अब तुमसे पूछूं विडेश का मान निकालो, तो तुम्हारे को एक चीज पता है कि विडेश बराबर क्या होता है, वेग बराबर त्वरण इंटू समय होता है कि नहीं होता। तो अभी मेरे पास त्वरण कितना है यहाँ पर a, और कितने समय तक क्रियाशील रहा, जब तक टक्कर नहीं होगी। त्वरण यानी वेग में वृद्धि कब तक होगी, जब तक टक्कर नहीं हो जाती, और टक्कर होने में लगने वाले समय को क्या मान लिया मैंने, t, जिसे श्रांति काल कहा था। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, टकरा गया होगा पहले, यहाँ से चला और यहाँ पहुंचा, तो इसको टकराने में यदि t समय लगता है तो उसका वेग और कितना बढ़ेगा, at। तो ये कह रहा हूं मैं कि उसका पहले वेग u था और अब त्वरण के कारण उसका वेग u बढ़कर यानी यादृच्छिक वेग पर एक नया वेग और अध्यारोपित हो गया, जिसका मान कितना है, at। कितना है जिसका मान, a त्वरण के कारण t समय तक v डैश बराबर at नाम का ये भी वेग ही है। देख लो, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय इंटू समय, समय से समय घटते वेग आया नहीं आया, यानी ये भी जो जोड़ा है वेग में वेग ही जुड़ता है। मैंने कल भी बताया था, किसी भी भौतिक राशि में कोई भी भौतिक राशि तब ही जोड़ी अथवा घटाई जा सकती है जब वो विमीय रूप से एक समान हो। तो ये वेग में वेग ही जोड़ा है। तो जो पहले वेग u था किसी एक इलेक्ट्रॉन का, उसमें at वेग और जुड़ गया, तो अब जो नया वेग बना है उसे क्या कहेंगे, अंतिम वेग। टकराने के पहले का जो वेग है अंतिम वेग होगा, उसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। ये तो किसके लिए लिखा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन जब सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, औसत। तो इसी समीकरण को औसत में और सदिश रूप में कैसे लिखेंगे बताओ। ये जो पूरी समीकरण है वो काई में आ जाएगी, ए पे भी वेक्टर लगा देना। ये तुम्हारा इधर भी तुमने क्या कर दिया, बोलो माध्य निकाल दिया और उधर भी माध्य। इसका माध्य ऐसा कैसे रखा, इसको दो टुकड़ों में तोड़ो, ये तो यादृच्छिक वेग का माध्य हो गया। और यहाँ पर देखो त्वरण कांस्टेंट है, सभी का त्वरण a वेक्टर ही उत्पन्न होगा, बाहर निकल गया, औसत काई का निकलेगा, समय t का। सबके अलग अलग टक्करें होगी ना, टक्करों में सब में अलग अलग समय लगेगा, तो उसका औसत निकालना पड़ेगा। अब अभी इसको कह रहा हूँ कि जितने भी इलेक्ट्रॉन थे विभवांतर लगाने के बाद चालक की लंबाई के अनुदिश अल्प परिमाण के एक वेग से गति करते हैं। इस वेग को क्या कहते हैं, अपवाह वेग। तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, vd वेक्टर। बोलो लिखेंगे नहीं लिखेंगे, u वेक्टर का मान देखो यहाँ पर कितना था, औसत उष्मीय वेग का मान, इन सबका औसत है ये, उसका मान बिना विभवांतर आरोपित किए कितना था, 0। ये a वेक्टर अपनी जगह पर आ गया, कोई तकलीफ नहीं है। और t क्या है, सभी टक्करें जो होगी उनका औसत तो याद करो, दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाले समय को श्रांति काल कहते हैं तथा उनके औसत को माध्य श्रांति काल कहते हैं, जिसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। समय है, अदिश राशि है, वेक्टर नहीं लगेगा। बोलो लिखते हैं कि नहीं लिखते, ये आ गया तुम्हारा टो। तो अब vd वेक्टर बराबर दिख रहा है शायद, या नहीं दिख रहा हो तो उधर लिख दो, यहाँ देख लो। vd वेक्टर बराबर क्या होगा, vd वेक्टर बराबर यहाँ से a वेक्टर का मान रखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस ई वेक्टर अपॉन m। ये तो तुम्हारा किसका मान आ गया, a वेक्टर का, और ये तुम्हारा तो और आ गया। बोलो आया कि नहीं आया। तो ये अपवाह वेग का व्यंजक आ गया। क्या आया कि चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर चालक के प्रत्येक बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके कारण फिर चालक में पाए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉन त्वरित गति तो ना करके चालक तार की लंबाई के अनुदिश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अल्प परिमाण के औसत वेग से, क्योंकि vd क्या है, औसत है ना, अल्प परिमाण के औसत वेग से चालक की लंबाई के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में
अपवाह वेग नाम के वेग से गति करते हैं और इसी के कारण इसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब मैं तुमसे पूछूं अपवाह वेग का व्यंजक क्या होता है, तो 3-4 बार बोलेंगे Vd बराबर माइनस ई टो अपॉन एम, Vd बराबर माइनस ई टो अपॉन एम, Vd बराबर माइनस ई टो अपॉन एम, क्योंकि न्यूमेरिकल करने में इजी हो जाएगा और याद भी रह जाएगा। Vd बराबर क्या आया, माइनस ई टो अपॉन एम। समझ में आया क्या?